मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी जो पुरानी दो फोर्कलिफ्ट के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई थी उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आया और उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू विवेक जी। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और लोग हमसे इंक्वायरी भी कर रहे हैं फोर्कलिफ्ट के बारे में जी। तो चलिए अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो फोर्कलिफ्ट है इंडिया के अंदर उसकी कौन सी पॉपुलर और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितनी इंडियन कंपनी हैं और कितनी इंपोर्टेड कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, और इनमें से हर कंपनी की अपनी क्या खूबी है, अपनी क्या यूएसपी है। तो आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे और आपके जो भी सवाल हो वो आप हमें कमेंट्स में विवेक जी से पूछ सकते हैं। जी, अगर हम बात करते हैं भारतीय कंपनियों की तो पिछले सबसे जो पुरानी कंपनी है हमारी वो गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग है, जो 60s में जिसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था मुंबई में 1960s में 1963 के आसपास। ओके। और उसके बाद कियोन है। कियोन बेसिकली पहले वोल्टास नाम से होता था जो टाटा एंटरप्राइजेस था। ओके। बाद में कियोन कंपनी आई जर्मनी की जिसका बेस्ड जो है वो चाइना में है मैन्युफैक्चरिंग का। ओके। तो कियोन ने वोल्टास को टेक ओवर कर लिया। अच्छा, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ हो रही है इसकी? प्रोडक्शन पुणे में है। पुणे में, इंडिया में ही हो रही है? इंडिया में ही है। ओके। तो ये भी एक तरह से ऑलमोस्ट भारतीय कंपनी है। दूसरी एस है जो वो भी काफी पुरानी कंपनी है, करीब मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। ओके। और ये तीन कंपनी जो है मेजर कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग में है। अच्छा, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग हाँ जी पूरा सेटअप यहीं पर लगा के बैठी हुई। भारत की कंपनियां है ये बेसिकली एशिया में भी यहाँ से मशीनें बेचते हैं। अफ्रीका में भी मशीनें बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि इन तीन कंपनियों का भारत में ही बाजार है। भारत के अलावा इनका जो मार्केट है वो अफ्रीका में भी अच्छा मार्केट है और एशिया में भी अच्छा मार्केट है। इन प्रोडक्ट की पहचान है। वेरी गुड। तो यूएसपी ये है कि ये प्रोडक्ट जो हैं सस्ते हैं, सुंदर हैं, टिकाऊ भी हैं और एक ऑपरेशन जैसा मैंने लास्ट बार बोला था कि 10 से 12 आवर्स का ऑपरेशन है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चॉइस है। मैं ये कहूंगा बजट जहां कंस्टेंट है, जहां कैपेक्स में ज्यादा पैसा लोग नहीं लगाना चाहते, जहां ऑपरेशंस जो है बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं है ऑपरेशन, तो वहां ये सक्सेसफुल है। अच्छा, ये इन तीनों कंपनियों की सर्विस के बारे में, सर्विस किस तरह से लोग देते हैं और कौन सी कंपनी इनमें सर्विस में बढ़िया मानी जाती है? बेसिकली सर्विस में अगर ओवरऑल रिव्यू करते हैं मार्केट के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनका रिव्यू होता है प्रॉपर मार्केट में कस्टमर के द्वारा, तो ये पाया गया है कि गोदरेज जो है वो सर्विस में नंबर 1 कंपनी है कस्टमर सर्विसेज में, क्योंकि पुरानी कंपनी भी है, उसका बेस है हर कॉर्नर में। दूसरी कंपनी अगर सर्विस में मानते हैं जो कस्टमर फ्रेंडली है वो एस है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, और तीसरे नंबर पे कियोन का नाम आता है। ओके। ये मार्केट में कस्टमर्स की फीडबैक के हिसाब से है। और कियोन की क्या यूएसपी है? कियोन का क्या है कि कियोन एक तो वोल्टास के नाम से इसको ज्यादा जानते हैं, और कियोन बेसिकली ये भी चाइना की ही कंपनी है। कियोन भी है तो जर्मनी की, पर प्रोडक्शन सारा चाइना में होता है। चाइना से होता है। और जितने भी चीज हैं जैसे इंजन है, ट्रांसमिशन है या बैटरी है, वो तो सब चाइना से आती है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा अगर करते होंगे मैन्युफैक्चरिंग तो चेसिस का मैन्युफैक्चरिंग है, काउंटर वेट का है और अपराइट मास्ट का है। ओके। या 2-4 चीज और भारत से लेके लगाते होंगे जैसे टायर है। बाकी किट तो मतलब पूरी तरह से कहा जाए तो कियोन वोल्टास पूरी तरह से अपना प्रोडक्शन इंडिया में नहीं करती। हाँ जी, असेंबलिंग करते हैं, बाकी जो मेजर चीजें वो बनाते हैं यहीं पे। गोदरेज का प्लांट कहाँ पर है? गोदरेज का प्लांट बेसिकली मुंबई में। अच्छा। और ये ऑलमोस्ट इंडिजीनियस कंपनी है। ओके। हाँ, इनका सारा मैक्सिमम चीजें भारत से ही प्रोक्योरमेंट है, इनके जितने भी वेंडर्स हैं। एस भी ऑलमोस्ट भारतीय कंपनी है। कुछ चीजें ट्रांसमिशन या 1-2 चीज कोई बाहर से मंगाते होंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन वगैरह की सारी कंपनियां बाहर विदेशों में ही है, चाइना में ही है। आजकल पूरे वर्ल्ड का जितना भी ऑटोमोबाइल का हब है वो आज की तारीख में चाइना ही है, दूसरा कोई देश है भी नहीं। और फिर दूसरा क्या है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का वॉल्यूम बहुत कम है। तो अगर कोई इंजन, ट्रांसमिशन और इनकी कंपनी लगाते भी हैं या बैटरी बनाने की, तो उसका आरओआई नहीं आएगा जल्दी। अच्छा, वो थोड़ा सा इशू। ओके। हाँ जी। तो चलिए बात करते हैं जो हमारी फॉरेन कंपनीज हैं उनमें कौन कौन सी मेन कंपनी हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं।
हाँ, बेसिकली फॉरेन की जो कंपनी है, जो विदेशी 100% विदेशी कंपनी है, उसमें टोयोटा का नाम आता है, फिर डूसान है कोरिया की, हुंडई है कोरिया की, हैली है चाइना की, हंचा है चाइना की, जेहनरिच है जर्मनी की, पर लिंडे भी है जर्मनी की, वो क्योन का ही प्रोडक्ट है लिंडे तो। अच्छा, हाँ जी। और कैटरपिलर है, स्टिल है, मित्सुबिशी है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो काम कर रहे हैं भारत में। पर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर ये मशीनें यूरोप से या कोरिया से या जापान से लाई जाएंगी, वहां की मैन्युफैक्चरिंग करी हुई, तो उनके प्राइस में बहुत डिफरेंस है कॉस्ट का। तो ये भी जितने भी मैंने आपको 10-12 नाम बताए हैं, ये लोग भी सारी मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही करते हैं, इनके सबके प्लांट हैं चाइना में। मतलब कि आप कह रहे हैं घूम फिर के अगर हम अपनी किसी भी फोर्कलिफ्ट को खोल दें तो उसके अंदर से चाइना प्रोड्यूस्ड पार्ट्स कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये तो बड़ी लाजवाब चीज है, भले ही हम चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कैसे भी हैं, जी जी, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमें चाइना की तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने अपने एक ऐसा सेटअप बना लिया है कि दुनिया का कोई भी देश जी बिना उनके सामान के आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा क्या है कि अगर सपोज करो हम अपने भारत की बात करते हैं, तो भारत में 35,000-40,000 इक्विपमेंट्स की सालाना जरूरत होती है, सेल या रेंट लगा के बस। हाँ, और चाइना अकेला वर्ल्ड में कम से कम 20 से 25 लाख इक्विपमेंट ईयरली बनाता है। तो चाइना अपने लिए तो बना नहीं रहा है, अपनी तो 1-1.5 लाख की कंजप्शन होगी। ऑब्वियसली वो दूसरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। कम से कम पूरे वर्ल्ड में चाइना से ही जाता है आजकल तो मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम बात करें जैसे डूसान है, तो डूसान की मतलब अब जैसे आपने 10-12 ब्रांड हमें बता दिए हैं, जी। तो कस्टमर को किस ब्रांड पे कब जाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा? बेसिकली ये जितने भी मैंने ब्रांड बताए ये सारे प्रीमियम ब्रांड हैं। अब कस्टमर को ये देखना चाहिए कि लॉन्ग रन में उसको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, सर्विस की अवेलेबिलिटी कौन कंपनी टाइम से दे पाएगी, क्योंकि आज भारत में सबसे बड़ा जो मेजर ड्रॉबैक है या चैलेंज है वो टेक्निकल वर्कफोर्स का है। तो आज अब ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स आना शुरू हो गई हैं, तो अब इन मशीनों को कोई नॉर्मल मैकेनिक तो सही कर नहीं सकते। तो इनके लिए आपको वो इंजीनियर चाहिए जो सॉफ्टवेयर से डायग्नोज करें इनके प्रॉब्लम्स को। ओके। तो मशीन लेने में कोई तकलीफ नहीं है, मशीन को बाद में अपकीप रखना, उसको मेंटेनेंस करना, टाइमली सर्विसेज करना, ब्रेकडाउन टाइम को कम करना, वो चैलेंज है। अच्छा, वो चैलेंज है, वो चैलेंज है। तो ये सब जो कंपनी है, जो चाइना की, कोरिया की, जर्मनी की, क्या इनके सर्विस सेंटर्स इंडिया में हैं? देखो बेसिकली इनके सर्विस सेंटर एज सच उतने नहीं है जितने भारतीय कंपनियों के हैं, क्योंकि भारतीय कंपनियां करीब पिछले 50-60 साल से काम कर रही हैं, कोई 25 साल से काम कर रही है। तो उनका डीलर नेटवर्क, उनके लोग सीख चुके हैं मार्केट में, उनके प्रोडक्ट से नो हाउ हो चुके हैं। उनके प्रोडक्ट की पूरी इंटरनल जियोग्राफी और हिस्ट्री सब जानते हैं लोग, उसको इजीली मेंटेन कर लेते हैं, जिसको कहते हैं भारत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी। अब भारत से बाहर की मशीन है, उनमें क्या है कि उनमें रेट्रोफिट करना बहुत आसान काम नहीं है, उसकी भी एक कॉस्ट आती है। भारतीय मशीनें कम पैसे में ओवरऑलिंग रिपेयर मेंटेनेंस हो जाती है। वही अगर दूसरी तरफ देखें तो ये मशीनें जल्दी तो खराब नहीं होती हैं इम्पोर्टेड, पर अगर एक बार खराब हो गई तो कॉस्ट बहुत आती है रिपेयरिंग की, क्योंकि इसमें कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज है नहीं। तो फिर ये कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ टक्कर कैसे ले रही हैं? मतलब क्यों ही लोग इनको खरीद रहे हैं? बेसिकली लोग इनको इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये ना प्रोसेस इंडस्ट्री जितनी भी है, जहाँ 24/7 365 डेज ऑपरेशन है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था सभी दर्शकों को, और हमारा डिस्कशन हुआ था कि जो लोग प्रोसेस प्लांट है ना, वहां इन मशीनों की रिलायबिलिटी बहुत है। अच्छा, मतलब कि सर्विस ये फेल नहीं, कम है, फेल नहीं है ना, फेलियर नहीं होती जल्दी, और रिलायबिलिटी बहुत जाता है। अगर कस्टमर कुछ स्पेयर पार्ट्स अपने पास रख ले तो उसका काम आराम से चल सकता है, आराम से, इसमें कोई मेजर फेलियर नहीं होता। अच्छा, मान लीजिए कई बार जब ये मशीन अगर खराब हो जाती है, इंपोर्टेड मशीन, तो इसको ठीक कराने में कितना टाइम लग सकता है? देखो कई बार डिपेंड करता है क्या पार्ट खराब हुआ है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खराब हुआ है तो कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती, कई बार इंजन या ट्रांसमिशन या कोई भी चीज खराब हुई है, कई बार तो हफ्ते भर में भी हो जाता है। अच्छा, अगर पार्ट है तो 24 घंटे में हो जाएगा अगर पार्ट्स रखा हुआ है, पर हर पार्ट्स तो रख नहीं सकते ना, 4000 पार्ट्स होते हैं एक फॉर्कलिफ्ट में कम से कम।
तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खराब हो गया, जैसे कंट्रोल उड़ गया या मोटर उड़ गई, तो उसमें लग जाते हैं 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं। तो इसका मतलब हाँ। कस्टमर को इन मशीनों के साथ हाँ बैकअप भी रखने की जरूरत पड़ बिल्कुल सकती है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर 10 मशीनें कहीं रेंट पे चल रही है तो एक मशीन फालतू होनी चाहिए। कहीं ऑपरेशन चल रहा है, 10 मशीन अगर कस्टमर की, तो एक मशीन उसके पास कोई भी हो, एक पुरानी स्टैंड बाई में रखे, ओके, अगर उसको अपना अप टाइम और प्रोडक्शन लॉस नहीं करना है। चलिए विवेक जी, बहुत अच्छी बातचीत रही। हमारे जो दर्शक हैं उनको देखने को मिला कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिनको वो कंसीडर कर सकते हैं, इंडियन ब्रांड्स की क्या एडवांटेजेस हैं, फॉरेन ब्रांड्स की क्या एडवांटेजेस, और हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एक नई जानकारी मिलेगी। अगले वीडियो में फिर फोर्कलिफ्ट्स के और डिटेल को लेकर हम विवेक जी के साथ आपके साथ आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को फॉलो करने के लिए थैंक यू, और जिन दर्शकों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है वो प्लीज फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।